प्रयागराज के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। स्नान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रयागराज में समानता के साथ समरसता कार्यक्रम में सीएम धामी का सम्मान। संत समाज ने यूसीसी लागू करने के लिए किया सम्मानित। अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा। सड़क निर्माण कार्यों को समीक्षा को लेकर अफसरों संघ की बैठक। केंद्र से मिलने वाले बजट को लेकर भी दी जानकारी। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाकुंभ में यूसीसी के लिए सीएम धामी का सम्मान किया गया। संतों के समागम में सीएम धामी का सम्मान किया गया है। संतों ने पुष्पमाला के साथ सीएम धामी को सम्मानित किया। विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाना है, ऐसा सीएम धामी का कहना है। मेरा सम्मान उत्तराखंड के हर नागरिक का सम्मान है, ऐसा सीएम धामी का कहना है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूसीसी लागू करने को लेकर, उत्तराखंड में यूसीसी कानून लाने को लेकर संतों ने पुष्पमाला के साथ सीएम धामी का सम्मान किया है, उन्हें सम्मानित किया है। इसी के साथ सीएम धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाना है, मेरा सम्मान उत्तराखंड के हर नागरिक का सम्मान है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां संत समागम में सीएम धामी का सम्मान किया गया है, उन्हें सम्मानित किया गया है। महाकुंभ में यूसीसी के लिए सीएम धामी का सम्मान किया गया है। संतों के समागम में सीएम धामी का सम्मान। संतों ने पुष्पमाला के साथ सीएम को सम्मानित किया। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां संत समाज सीएम धामी का सम्मान कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। यूसीसी लागू करने को लेकर उन्हें सम्मानित किया गया है। प्रदेश में यूसीसी लागू करने को लेकर संत समाज ने उनकी सराहना की है और उन्हें सम्मानित किया है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रयागराज महाकुंभ में संत समाज ने यूसीसी लागू करने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। संतों के समागम में सीएम धामी का सम्मान हुआ है। संतों ने पुष्पमाला के साथ सीएम को सम्मानित किया। वहीं सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी का कहना है कि विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाना है और मेरा सम्मान उत्तराखंड के हर नागरिक का सम्मान है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरीके की खबरें सामने आई है कि महाकुंभ में सीएम धामी का सम्मान किया गया है, बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड के लिए, हमारे राज्य के लिए। पुष्पमाला के साथ मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया गया और जिस तरीके से यूसीसी प्रदेश में लाया गया है और 3 साल के बाद यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ और 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूसीसी जो है वो लागू हुआ है, जिसके बाद से जो है लगातार इसको लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही जो है महाकुंभ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए, जहां पर उनका जो है भव्य स्वागत भी हुआ और संत समाज ने जो है उनका सम्मान भी वहां पर किया। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो सम्मान उन्हें दिया गया है वो उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक का सम्मान है और यूसीसी आने वाले समय में देश के लिए जो है कारगर साबित होगा और मील का पत्थर जो है उत्तराखंड के लिए और देश के लिए भी जो है वो साबित होगा। इसी के साथ साथ ही विकसित भारत का सपना भी जो है पूरा यूसीसी से कहीं ना कहीं होगा। तो जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है अन्य राज्यों में भी यूसीसी को लेकर के जा रही है और जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर यूसीसी को अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी शामिल भी कर रही है। तो इसी की तर्ज पर जो है गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर भी एक कमेटी गठित की गई है यूसीसी को लेकर के। तो इसी के साथ ही अब जो है प्रदेश में यूसीसी जो लागू हुआ है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में भी जा रही है और इसी की तर्ज पर उत्तराखंड की तर्ज पर ही अन्य राज्यों में भी यूसीसी जो है वो लागू करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसे में जो प्रदेश में यूसीसी लागू हुआ उसका कितना लाभ लोगों को मिलता है, क्या उसके मेरिट्स होते हैं, क्या डिमेरिट्स होते हैं और समय के साथ साथ क्या उसमें प्रावधान किए जाते हैं, यह तमाम चीजें देखने वाली होंगी। जी अरुण, जिस तरीके से आपने बताया अन्य राज्यों में भी इसकी चर्चा चल रही है। गुजरात में जिस तरीके से कमेटी बनाई गई, ऐसे में ही 2022 में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी का मेन फोकस यूसीसी पर रहा था और उसी की तर्ज पर अब क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? क्योंकि आने वाले साल में 2027 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में चुनाव होने हैं, तो क्या कुछ मैनिफेस्टो में यूसीसी की चर्चा हो सकती है, कुछ देखने को मिल सकता है?
जी प्रिया, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में लगातार इसे लेकर के जा रही है, झारखंड में चुनाव हुआ या जी अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी इसका जिक्र कर रही है और अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल भी कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 जी में भी जो भारतीय जनता पार्टी ने इसे देश में लाने की बात कही थी। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की बात हो या जो है वहाँ पर जी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उत्तराखंड में भी होने हैं, पंजाब में भी होने हैं। तो इसी तरीके से अब 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है या नहीं करती है, चीजें भी देखने वाली होंगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी यूसीसी को लेकर के कोई चर्चा इस तरीके की नहीं चल रही है। हालांकि अब उत्तराखंड के बाद गुजरात में जो है यूसीसी लागू करने की तैयारी गुजरात सरकार कर रही है। तो ऐसे में जी इसके बाद अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ किस किन राज्यों में यूसीसी को लाया जाता है, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। जी धन्यवाद अरुण हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून स्थित बलूनी क्रिकेट एकेडमी में सड़क सुरक्षा माह के तहत 11 फरवरी से परिवहन विभाग की ओर से उत्तराखंड रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देहरादून के तमाम कॉलेजों की टीम हिस्सा लेंगी। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाना है। सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत अब परिवहन विभाग की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि इसमें बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ा जाएगा। क्रिकेट टूर्नामेंट 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें 7 मैच खेले जाएंगे। आपने देखा होगा देहरादून में विगत 5-6 महीने में कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें यूथ की जान गई है, यूथ घायल भी हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि युवा को रोड सेफ्टी में शामिल किया जाए। तो हम लोग सोचा कैसे उनको शामिल कर सकते हैं। हम लोग उनके कॉलेज में जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमें लगा कि खेल में उनकी रुचि ज़्यादा होती है और खेल में टीम भावना भी होती है, अनुशासन भी होता है। कैसे रोड पे ड्राइव करना है वो भी एक अनुशासन ही है। तो हम लोगों ने क्रिकेट मैच के थ्रू रोड सेफ्टी का उनको एक लेसन देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और एक हम लोग का प्रोग्राम हो रहा है जिसका हम लोगों ने नाम दिया है रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग। इसमें 8 टीमें शामिल हो रही हैं। देहरादून के बड़े बड़े सम्मानित जो रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, जैसे ग्राफिकेरा है, डीआईटी है और ढेर सारे कॉलेज हैं। तो 8 टीमें हमारी इसमें शामिल हो रही हैं। इस क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन हम लोग बलूनी क्रिकेट एकेडमी माजरा में कर रहे हैं। 8 टीमें जैसा मैंने बताया वो शामिल हो रही हैं। नॉकआउट सिस्टम होगा, 10-10 ओवर का गेम होगा इसमें और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन लोगों का मिल रहा है। जो युवा हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 11 तारीख को जब शुरुआत हमारी होगी तो इसमें बहुत सफल प्रोग्राम होगा ये। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरीके की खबरें सामने आई है कि क्रिकेट टूर्नामेंट के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा सड़क सुरक्षा को लेकर, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल जी बता दूं कि सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत जो है बलूनी क्रिकेट एकेडमी में 11 फरवरी से परिवहन विभाग एक सेफ्टी प्रीमियर लीग कराने जा रहा है। उसको लेकर के देहरादून के विभिन्न कॉलेज की टीमें जो है वो हिस्सा लेंगे और उसका उद्देश्य जो है वो सड़क सुरक्षा का पाठ्य पढ़ाना है। देखिए जिस तरह से आप हाल ही में देखेंगे कि काफी दुर्घटनाएं हुई हैं और दुर्घटनाओं में काफी जाने गई हैं, कई लोग घायल हुए हैं। उसमें से अधिकांश जो है वो युवा हैं, क्योंकि जो सड़क सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं मायने रखती है। तो इस सड़क सुरक्षा के मद्देनजर जागरूकता अभियान को तेजी लाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो कॉलेज हैं उनके जो टीम है वो वहाँ पर हिस्सा लेगी और साथ ही साथ जो युवा खिलाड़ी हैं उनके साथ साथ जो स्कूल कॉलेजों के बच्चे हैं वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे। तो उनको जागरूक किया जाएगा इसके माध्यम से, ताकि जो है आने वाले कल में जो सड़क सुरक्षा है उसका ध्यान रखा जा सके और जो हादसे हैं उनमें कमी आ सके। जी धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा को लेकर अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में सीडीओ के साथ ही एनएच, पीडब्ल्यूडी के साथ खंड और पीएमजीएसवाई के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने अल्मोड़ा जिले में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में जाना और केंद्र सरकार से सड़कों के लिए सीएसआरई समेत अन्य योजनाओं के तहत मिलने वाले बजट के खर्च को लेकर जानकारी ली। अल्मोड़ा में आज ये बैठक अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के अल्मोड़ा जिले की बैठक ली है
इसमें अल्मोड़ा में जितने भी हमारे एनएच के काम हैं, NHAI के हैं, NHPWD के हैं, PMGSY के हैं, PWD के सभी खंडों के काम हैं, उनको की प्रगति क्या है, भारत सरकार और राज्य सरकार की मिलने वाली योजनाओं को उन्होंने कितना उपयोग किया है और क्या प्रोग्रेस है, ऐसी रिपोर्ट के अनुसार और क्या आगे चाहते हैं। ऐसे CSRI का पैसे की भी हम सेंट्रल फंडेड स्कीम को भी देते हैं स्टेट गवर्नमेंट की रोड्स को, तो उसके लिए भी हमने कहा कि एक अच्छा प्लान बनाइए और एनुअल प्लान के माध्यम से भारत सरकार को भी हम लोग स्वीकार करने के लिए भेजते हैं और इसलिए भारत सरकार से भी धन आवंटित करके अपने प्रदेश को अच्छा लाभ रोड्स में मिले, अच्छी रोडें बने, बेहतरीन रोडें मिले। तो इसके लिए आज रोड्स की डिपार्टमेंट के, सड़कों की डिपार्टमेंट के सभी राज्य और केंद्र के करेंगे खबरों का। हरिद्वार में इन दिनों निकाय चुनाव की सरगर्मियां तो बीते वक्त के साथ ठंडी होती चली जा रही हैं, लेकिन भगवानपुर ब्लॉक की बीजेपी समर्थित ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल के निलंबन का मुद्दा गर्म हो चला है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल ने बीजेपी में गुटबाजी की बात कही। इसी को लेकर कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक पहले ब्लॉक प्रमुख के सारे काम खुद करते थे, लेकिन जब करुणा खुद काम संभालने लगी तो उन्हें नागवार गुजरी। में कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसे एक दलित की बेटी के रूप में या एक हमारी मातृशक्ति हमारी बेटी जो बढ़ रही थी, उसे कहीं हमारी मदद की जरूरत है तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और हमारे BDC सदस्य जितने भी, चाहे ऐसे समाज को दूसरे भी, उसके साथ देखिए खुशियानी दिल्ली संबंध ये जो करा है, ये सब देशराज कर्णवाल की उच्च मानसिकता का परिचय। मैंने पहले भी कहा था कि देशराज कर्णवाल मानसिक बीमार हैं, उन्होंने पहले अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि इस तरह का व्यक्ति ही मानसिक बीमार इस तरह की उलूल जुलूल हरकतें करता है। और ऐसा ही करुणा कर्णवाल के केस में ना तो वो अपनी भतीजी के साथ इंसाफ कर पाए, और अब जब चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को यहाँ करना पड़ा, तो उसके एवज में देशराज कर्णवाल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली इस सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज एक दलित की बेटी करुणा कर्णवाल को भारतीय जनता पार्टी के शासन में निलंबित करने को कार्य। ये खबर आपको भगवानपुर से दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और देशराज कर्णवाल को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने आरोप लगाए हैं पूर्व विधायक को जमकर खरी खोटी सुनाई गई है। ये भगवानपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां निकाय चुनाव का शोर अब ठंडा होता चला जा रहा है, लेकिन अब ब्लॉक प्रमुख का निलंबन का मुद्दा गर्माता चला जा रहा है। करुणा कर्णवाल के निलंबन का मुद्दा ये गर्माता चला जा रहा है, जिस पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी चल रही है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायक ममता राकेश का भी बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने पूर्व विधायक को जमकर खरी खोटी सुनाई है। ये पूरी खबर आपको दिखा रहे हैं भगवानपुर से, जहां बीजेपी ब्लॉक प्रमुख निलंबन का मुद्दा गर्माता चला जा रहा है। प्रदेश में बीते दिनों निकाय चुनाव हुए थे, लेकिन अब ये मुद्दा गर्माता चला जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट के नेपाल सीमा से लगे खालगड़ा क्षेत्र में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण 3 से 4 किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर है। वहीं समस्या से नाराज महिलाओं ने पेयजल उपलब्ध कराने की मांग को लेकर पुष्पा पांडे के नेतृत्व में खाली बर्तनों के साथ प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि बरसों से एकमात्र हैंडपंप के सहारे खालगड़ा के 200 से ज्यादा लोगों को छोड़ दिया गया है। हैंडपंप भी अक्सर खराब हो जाता है और उसका पानी पीने योग्य भी नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 साल से जल संस्थान की ओर से हर घर नल हर घर जल योजना का कार्य पूरा नहीं किया गया। विभागीय अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 200 से ज्यादा की आबादी पानी के लिए परेशान है। वहीं महिलाओं ने पानी की मांग पूरी न होने पर जल संस्थान के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं कि इलाके में लोग पानी के लिए परेशान हैं और वहां एक हैंडपंप के सहारे 200 से ज्यादा लोग हैं, तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर है? जी, मैं बताना चाहूंगा मामला चंपावत जिले के जो लोहाघाट क्षेत्र है, तो उसका जो सीमांत क्षेत्र है, नेपाल सीमा से लगा खालगड़ा क्षेत्र है, मामला उधर का, जहाँ पानी पेयजल के लिए भीषण हाहाकार मचा हुआ है। सिर्फ एक हैंडपंप और 200 से अधिक की आबादी है। तो जो ग्रामीण है, महिलाएं हैं,
तो उन्होंने आक्रोश जताते हुए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा जो डीजेएम योजना बन रही 2 साल से जल संस्थान के द्वारा इस योजना को पूर्ण नहीं किया गया, उनकी मांग है इस योजना को जल्द पूरा किया जाए और उन्हें जो है पेयजल किल्लत से निजात दिलाई जाएगी। जी लक्ष्मण, जिस तरीके से आपने बताया कि ये पूरी समस्या है, ऐसे में ये बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि एक नल के सहारे 200 से ज्यादा लोग हैं और उस नल में भी पानी पीने योग्य नहीं है। ऐसे में जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ बयान इस मामले में सामने आया है? जी मैं बताना चाहूंगा जो इस क्षेत्र के ग्रामीण काफी वर्षों से इस पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। जो मेरी जल संस्थान के अभियंता है पवन बिष्ट, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि जो डीजेएम योजना चल रही है उस पर कार्य जो है काफी तेज गति से चल रहा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मार्च माह तक इस योजना को पूरा करके ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल जो है उपलब्ध कराया जाएगा। जल संस्थान के अभियंता ने कहा फिलहाल जो ग्रामीण काफी आक्रोश में, उनका कहना अगर जल्द उनकी पेयजल समस्या का समाधान नहीं होगा तो वे जल संस्थान के खिलाफ, वो प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। जी लक्ष्मण, जिस तरीके से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है, ऐसे में उन्होंने बर्तन बजाकर भी आंदोलन किया है, तो ऐसे में कितने बार लोगों ने आंदोलन किया है और क्या कुछ इसका असर देखने को मिल रहा है या फिर अधिकारी है जो सोए हुए हैं? जी मैं बताना चाहूंगा जो ग्रामीण पहले ही बताया था कि मांग जो काफी पुरानी है, लेकिन जब अब स्थिति जो है काबू से बाहर हो गई, 3-4 किलोमीटर दूर से रोज खासकर महिलाओं को और बच्चों को इस समस्या से जूझना पड़ा क्योंकि उनका अधिकतर समय जो है पेयजल डूबने में बीतता है, तो काफी आक्रोश है उन पर। तो उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो है इस समस्या का समाधान किया जाए। उनका डीजेएम योजना को अच्छा बताया लेकिन उनका कार्य जो है समय पर पूर्ण होना चाहिए। जी लक्ष्मण, जिस तरीके से आपने खबरें बताई, पूरी हमें मामला बताया कि 200 से ज्यादा लोग परेशान हैं, ऐसे में क्या कुछ अब अधिकारी करते हैं ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। लोहाघाट के सीमांत विद्यालय पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिलाली चौड़ के विद्यार्थियों का दल राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत शैक्षिक भ्रमण में शीत जल मस्तिष्की अनुसंधान संस्थान चंपावत पहुंचा, जहां अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने तमाम प्रजातियों की मछलियों के संरक्षण और संवर्धन की तकनीकों के विषय में जानकारी दी। विद्यार्थियों ने कई प्रजाति की मछलियों को देखा। वहीं आंचल दुग्ध प्लांट में विद्यार्थियों ने तमाम डेयरी उत्पादकों को बनाने की विधियों को जाना। साथ ही डेयरी प्रबंधन की ओर से विद्यार्थियों को मिष्ठान वितरण किया गया। चंपावत जनपद के लोहाघाट ब्लॉक के अंतर्गत सीमांत विद्यालय पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ के 160 विद्यार्थियों का दल एक दिवसीय भ्रमण पर शिक्षक शिक्षिकाओं के नेतृत्व में शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान चंपावत गया। आज रविवार को प्रातःकाल विद्यालय प्रांगण से यात्रा प्रारंभ हुई बच्चों की। हर्षोल्लास के साथ बच्चे शीत जल मत्स्यिकी केंद्र पहुँचे, जहाँ पर बच्चों ने विभिन्न प्रकार की मत्स्य की प्रजातियों को देखा और संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियाँ विद्यार्थियों को प्रदान की गई। संस्थान के प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर किशोर कुणाल जी द्वारा बच्चों को विभिन्न मछलियों की प्रजाति के विषय में, अनुसंधान के विषय में बताया गया। उसके बाद बच्चों का दल स्थानीय आंचल दुग्ध डेयरी प्लांट पर गया और वहां पर विभिन्न दुग्ध उत्पादों के बनने के विषय में उन्होंने जाना। संस्थान द्वारा विद्यार्थियों को मिष्ठान वितरण किया गया। समापन पर स्थानीय ऐतिहासिक महत्व, पुरातत्व महत्व के मंदिर बालेश्वर मंदिर का विद्यार्थियों ने दर्शन किया और भोजन के बाद एक दिवसीय यात्रा का समापन। बाराकोट के विद्युत सब स्टेशन के पास के जंगल में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग काफी बड़े स्तर पर फैल गई, जिस वजह से विद्युत सब स्टेशन खतरे की जद में आ गया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता उमेश बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि लड़ीधुरा मंदिर के नीचे और विद्युत सब स्टेशन के पास ये आग लगी हुई है। अगर जल्द ही आग पर काबू नहीं पाया गया तो जंगल और सब स्टेशन को बड़ा नुकसान हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि जनता ने झूठ
और लूट करने वाली सरकार को अलविदा कह दिया है। वहीं सांसद बंसल ने केंद्र के बजट की भी सराहना की है। इन्हीं तमाम विषयों पर भी सांसद नरेश बंसल ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की है। सभा सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कार्यशाला का आज आयोजन क्या क्या, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं, नया गठन करने जा रहे हैं, किस रूप में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के गठन में हमेशा हम इसको संगठन पर्व के रूप में मनाते हैं, उत्साह के साथ मनाते हैं और कार्यकर्ताओं में नए रक्त का एक संचार होता है, नई ऊर्जा का संचार होता है, नए कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलता है, सब मिलकर के संगठन को आगे बढ़ाते हैं। इसी पद्धति से संगठन आगे बढ़ता आ रहा है और निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गया है। ये इस संगठन की कार्य पद्धति की विशेषता। सर, दिल्ली में आप इलेक्शन जीत गए, बड़े मार्जिन से जीते। हालांकि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जनता जवाब देगी और जनता ही चाहेगी तो ही चुनेगी। उन्होंने इस तरह के दावे भी पेश किए थे। किस रूप में आप इसको देखते भी हैं? दिल्ली में आप लोगों ने सरकार बनाई। नहीं, जनता ने जवाब दे दिया है। जनता ने झूठ की, लूट की और गुमराह करने वाली, भ्रम फैलाने वाली सरकार को विदा कर दिया है। काम करने वाली जनता का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको सार्थक करने वाली डबल इंजन की सरकार को वहाँ चुना। सर, केंद्र सरकार ने जिस तरह से बजट जारी किया और इस बार ये भी देखा गया कि 12 लाख तक के रुपए जो आप अर्निंग करेंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और भी कई बड़े कदम उठाए गए उत्तराखंड के लिहाज से भी। किस रूप में आप इसको देखते भी हैं सर, क्या कहें? निश्चित रूप से जो कल्याणकारी सरकार है, हर वर्ग का कल्याण करती है। काफ़ी समय से मिडिल क्लास में यद्यपि हम हर प्रकार की राहत देते आ रहे हैं, क्योंकि जब 14 में आए तो केवल 2 लाख तक इनकम टैक्स पर छूट थी, उसको 2.5 लाख किया हमने, फिर 5 लाख किया, फिर 7 लाख किया और अब 12 लाख किया। तो और उसके बावजूद भी हमने राजस्व घाटे को 4.4% के जो स्वीकृत पैमाना है 6% तक का, उससे कम करके पिछली बार से भी कम पर रखा है। ये एक बेहतर गवर्नेंस का प्रतीक है। सर, लगातार एक के बाद एक आप राज्यसभा में भी विषय उठा रहे हैं उत्तराखंड के लिहाज से। अब आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है कि जो मुद्दों पर काम करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है? निश्चित रूप से हम राज्यसभा में हैं तो देश के और प्रदेश के मुद्दे उठाने का हमारा कर्तव्य है और आगे आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार मुद्दे उठाएंगे। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। नगर निगम देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वहीं मेयर सौरभ थपलियाल ने शपथ लेने के बाद अपनी प्राथमिकताएं गिनवाई। इसी को लेकर हॉर्नबिल टीवी से उन्होंने खास बातचीत की। सौरभ थपलियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, शपथ आपने ले ली है, अब किस तरह की कार्य योजना बना रहे हैं, किस तरह की चर्चाएं हैं, क्या कर? जी देखिए, अब शहर का चहुमुखी विकास करना है और जन सहभागिता के साथ और जनता को साथ में रहेगी। स्वच्छता पे ध्यान देना है, विशेष तौर पे ड्रेनेज सिस्टम पे ध्यान देना है और शहर में पार्किंग की व्यवस्था और पार्कों की व्यवस्था, ग्रीन देहरादून जो हमारा एक नारा है, संकल्प भी है, उसको साकार करना और जो यहाँ का जीवन स्तर है नागरिकों का उसको ऊपर उठाना। जी, अक्सर ये देखा जाता है थोड़ा साफ सफाई को लेकर के चर्चाओं में रहता भी है कि साफ सफाई सही से नहीं हो पा रही, उस पर किस तरह से फोकस रहने वाला विशेष तौर पर? देखिए, विशेष तौर पे स्वच्छता पे ध्यान रहेगा और साफ सफाई सब प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, आगे बढ़कर आए। ये जो शहर है ये हमारा घर है और अपना घर मान के जब हम इसे चलेंगे तो अपने घर को हर कोई स्वच्छ रखना चाहता है। निश्चित तौर पे इसलिए मैंने आपसे कहा कि जन सहभागिता बहुत आवश्यक है और जनता अगर जागरूक रहेगी तो निश्चित तौर पे ना शहर को गंदा करेगी ना होने देगी। सर, स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है, उस पर भी क्या कुछ काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं आप? जी हाँ, स्ट्रीट लाइट हमारे एजेंडे का हिस्सा है और इसे हम व्यापक स्तर पर करेंगे और बाकी जो सीसीटीवी कैमराज भी हैं पूरे शहर के अंदर लगाने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए मेयर देहरादून को आप सुन रहे थे सौरभ थपलियाल जी को, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।